हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एकेडमिक मेकअप। मैं डॉक्टर नाजिश हसन। पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही है और पूरी दुनिया इस लड़ाई में जद्दोजहद से लगी हुई है। जैसा मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों से सभी से अपील करता आया हूँ, कोऑपरेट टू द स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी, सो दैट वी कैन फाइट एंड विन दिस फाइट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, असम्पशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड, बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। विलिंगनेस, सबसे पहले जो हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ डिमांड में, जो बेसिक ये था कि डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे, दिस वाज लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड कब होता क्या है और डिमांड शेड्यूल क्या होता है, हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल में बेसिक ये डिफरेंस है कि डिमांड शेड्यूल जो है जिसपे हम लोग डेटा को टेबुलर फॉर्म में डाल देते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कई बार आपने ये देखा होगा, जो आपके स्क्रीन पे आ भी रहा है, लाइक किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो आप ग्राफिकल डेटा पे इंडिकेट करते हैं कि इसके अगेंस्ट में अगर 20 रुपये डिमांड था तो 10 क्वांटिटी आया, 10 से 5 में आया, 5 से 3 से 10 में आया। तो ग्रेजुअली जो घटता या बढ़ता है, जिसमें आप डेटा को टेबुलर किसी कॉलम में बना करके आप जो इंडिकेट करते हैं इस तरीके से, उसको कहते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व वो है जहाँ पे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम डेटा जो आपको डिमांड शेड्यूल में आया था, उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व बेसिकली ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल एज प्राइस क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कर्व। ठीक है, दिस इज द डिमांड कर्व। अब इसको हम लोग सीधे समझने की कोशिश करेंगे। ये जो है वो शेप जो है इसका डाउनवर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। लेफ्ट मतलब दिस साइड, राइट मतलब दिस साइड। अब आप समझने की कोशिश करेंगे। 1 रुपया, सॉरी 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया। अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड इस तरीके का, प्राइस इस तरीके का, 20, 15, 10 एंड 5। डिमांड यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, जो आपके स्क्रीन पे अभी अवेलेबल भी है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे डिमांड कर्व और डिमांड शेड्यूल में बेसिक डिफरेंस ये होता है। डिमांड शेड्यूल मैंने से डिस्कस कर लिया, नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। 5 रुपया दाम था तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड जो है 5 रुपये, 5 क्वांटिटी में था। जहाँ पे 10 दाम आया वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 3 आ गया। जहाँ पे 15 आया वहाँ क्वांटिटी डिमांडेड 2 हो गया। जहाँ पे 20 आया प्राइस, वहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 हो गया। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ बन रहा है ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। क्यों होता है? इसको आप एक रेलेवेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, कैसे होता है और क्यों होता है। किसी प्रोडक्ट का दाम और किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, किसी प्रोडक्ट का कुछ भी प्राइसिंग है, तो वो क्या करता है कि नॉर्मली अपने आप को इंसान उसकी बाइंग को कम कर लेता है, उसकी क्वांटिटी के परचेसिंग को कम कर लेता है। कई बार आपके साथ होता है, हमारे साथ होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अगर 10 रुपये में मिल गया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके दाम बढ़ चुके हैं। कई नहीं, ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स के दाम मार्केट में बढ़ चुके हैं। मैं खुद खरीद रहा हूँ, आप खुद खरीद रहे हैं, दाम बढ़ा करके दे रहे हैं। तो पहले जिस क्वांटिटी पे आप उस प्रोडक्ट को परचेस किया करते थे, उसकी क्वांटिटी अब आपसे घट चुकी है। वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट पे आप मैनेज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑफ डिमांड। ये कब होता है? जो मैंने लॉ ऑफ डिमांड पे आपको भी डिस्कस किया था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। अब बात करने वाले हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या अजम्पशन है इसमें? लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस क्यों बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, और इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अजम्पशंस क्या है? देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। मतलब रिलेटेड गुड दो तरीके के होते थे, एक सब्स्टिट्यूट होता था, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता था। तो उसका, जैसे आप चाय और चायपत्ती और टी एंड कॉफ़ी का आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो टी इज़ अ काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ दिस कॉफ़ी, या फिर कॉफ़ी इज़ द सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑफ टी।
उसी तरीके से गाड़ी और तेल की बात करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। तो उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उनके प्राइस में कोई कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। मतलब तभी डिमांड घटेगा या बढ़ेगा या नेगेटिव स्लॉपवर्ड होगा। क्योंकि अगर आप समझोगे सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम घट गया तो डेफिनेटली सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड और बढ़ जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कॉस्ट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो डेफिनेटली दूसरा जो गुड्स है उसका डिमांड घट जाएगा। सो देयर शुड नॉट बी चेंज इन price of related goods. Second assumption, there should be no change in the consumer income. कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो जो है एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। आई मीन कंज्यूमर का इनकम जो है वो अफेक्ट करता है लॉ ऑफ डिमांड को। थर्ड, देयर नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड साफ साफ कहता है कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज आएगा तो लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। फोर्थ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो चेंज इन द फैमिली मेम्बर। फैमिली मेम्बर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका कंजम्पशन प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा। जैसे चावल अगर आप दो लोग लेके रहते हैं 1 kg चावल, तो आई थिंक शायद 3 या 5 दिन में आपका वो कंज्यूम होता है। बट वहीं पे अगर 4 लोग रहते हैं तो वो 2 या 3 दिन में आपका कंजम्पशन हो जाएगा। तो उससे लॉ ऑफ डिमांड पे अफेक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या इसमें अजम्पशन था? पहला, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नो चेंज इन द प्राइस ऑफ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम के कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन द फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इसके एक्सेप्शंस क्या क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स। एक्सेप्शन इसमें कुछ कुछ दिए हुए हैं। तो पहला एक्सेप्शन है इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स जो है, द कमोडिटी फॉल्स फेल विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो होता है जो खास गुड होता है या फिर इन्फीरियर गुड्स होता है। ये इन्फीरियर गुड्स को ही गिवन गुड्स भी कहा जाता है और लग्जरियस गुड्स को वेबलेंट गुड्स भी कहा जाता है। तो इन्फीरियर गुड्स में जो बेसिकली आपको जो है वो कहा गया है कि डिमांड ऑफ अ कमोडिटी फेल्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स। अगर उसकी कमोडिटी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, उस पर कोई चेंजेस नहीं आता है, फेल्स हो जाती है वहाँ पर, फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गिवन गुड्स। जैसे गिवन गुड्स का प्राइस अगर घटता जाता है, आप समझो आप अभी लॉकडाउन में हो, आप वेजिटेरियन हो प्योरली, या आप नॉन वेजिटेरियन हो, या दोनों मिक्स को खाते हो। अगर अभी चिकन का दाम 200 रुपये 250 रुपये चला जाता है और आपको जो सब्ज़ी पसंद नहीं है या फिर आप उसको जीने खाने के लिए सिर्फ खा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट जो है अभी आपके लिए गिवन गुड्स हो जाता है। वो आपके लिए गिवन गुड्स हो जाता है, नॉट फॉर द ऑल। तो वहाँ पर अगर गिवन गुड्स के प्राइस में गिरावट आती भी है तो उसके डिमांड पे कोई खास अफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब गिवन गुड्स वो है जहाँ पे अगर प्राइस गिरता भी है तो सिर्फ आप मजबूरी में लेते हो। जैसे ही वो मजबूरी से आप बाहर निकलते हो, आप गिवन गुड्स का दाम अगर कम भी हो जाए तो आपका डिमांड बढ़ने वाला नहीं है। सेकेंड, गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर और कॉस्टली इन फ्यूचर। कई बार इस तरीके की अफवाहें चलती हैं, नमक का शॉर्टेज होने वाला है, चीनी का शॉर्टेज होने वाला है, या चाय पत्ती का शॉर्टेज होने वाला है, या कुछ खाने पीने की चीज़ों का ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो शॉर्टेज आप अभी डिमांड जो है वो वही है, बट लोग इसको लेकर के इसलिए अपने पास रख रहे हैं, बढ़े हुए दाम पे दे रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपके दिमाग में एक ये भी चल रहा है कि उस प्रोडक्ट का शॉर्टेज हो जाएगा। अब कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, जो तंबाकू खाते हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके दे आर पेइंग। वाई दे आर पेइंग? बिकॉज द रीज़न इज़ दैट कि दे आर थिंकिंग इस प्रोडक्ट का स्केयर हो सकता है डिमांड एंड वर्सेस सप्लाई। तो ये चलता है उस पर। स्टेटस सिंबल ऑफ द गुड्स। कई गुड्स ऐसे होते हैं जो स्टेटस सिंबल से होते हैं, उनका दाम बढ़ भी जाए तो भी उनका डिमांड पे कोई खास अफेक्ट नहीं पड़ता। दाम कितना भी बढ़ेगा, जो स्टेटस सिंबल के ख्वाहिशमंद होते हैं, जो लोग जो इसके पीछे भागते हैं, उनके लिए स्टेटस सिंबल होता है उस गुड्स का। तो उसका प्राइस बढ़ने पे भी कुछ खास अफेक्ट नहीं होता है। फैशन, इफ फैशन इज चेंजिंग वेरी फास्टली, तो उसके प्राइस बढ़ने से भी, या जो फैशन को एक्सेप्ट करते हैं जो लोग, उसके प्राइस बढ़ने से भी उनके डिमांड पे कोई खास अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है।
नेक्स्ट इमरजेंसी गुड्स मेडिसिन है वो इमरजेंसी गुड्स है। तो वो जो प्रोडक्ट है, अगर किसी प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके मिल रहा है, या इस टाइम पे सैनिटाइजर इट्स अ काइंड ऑफ इमरजेंसी गुड्स। ठीक है, सरकार ने इस पर लगाम लगाया है, सारी चीज़ें की है, बट आपको याद होगा कि इन द बिगनिंग जैसे ही लॉकडाउन 1 हुआ था तो सैनिटाइजर के प्राइस जो है वो बढ़े हुए थे। अभी भी हो सकता है कई इलाकों में बढ़ करके मिल गए होंगे या ब्लैक हो गए होंगे। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इमरजेंसी गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं जिनका दाम बढ़ेगा तो भी डिमांड इसका बढ़ने ही वाला है। नेसेसिटीज़, ज़रूरत की चीज़ें, चावल, दाल, आटा, प्याज, जो चीज़ें अगर आपको लगता है कि वो नेसेसिटीज़ हैं और आपके रोज़मर्रा की चीज़ों में खपत होने वाली चीज़ें हैं जिनके बिना आपका सर्वाइवल, एक ह्यूमन बींग का सर्वाइवल मुश्किल होता है, लाइक कोलगेट। अगर कोलगेट का दाम बढ़ भी जाएगा तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेसेसिटी गुड, आप उसको खरीद करके रखोगे ही। नेक्स्ट मिसलेनियस में कई रीज़न, कई चीज़ें हो सकती हैं जो आपको देखना होता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।